हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि आप बहुत अच्छे होंगे। लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 5.8 जो है उसकी रोल्स थ्योरम को डिस्कस किया था। तो हो सकता है कुछ बच्चों को रोल्स थ्योरम अच्छे से समझ में आ गई हो पहली वीडियो से ही, लेकिन कुछ की क्वेरी है कि उनको अच्छे से समझ नहीं आ पाई है। तो अगली जो हमारी थ्योरम है वो है लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम। वो थ्योरम क्या है कि रोल्स के बाद स्टार्ट हुई थी। जब रोल्स ने कहा कि यहाँ ये कंडीशन अप्लाई नहीं हो रही है तो मेरी थ्योरम आप अप्लाई नहीं कर पाओगे, तो फिर लेग्रेंजीज आए, उन्होंने कहा कि ठीक है, जब आपकी थ्योरम अप्लाई नहीं हो रही तो अब ये कंडीशन अगर हो रही है तो मेरी थ्योरम आप अप्लाई कर सकते हैं। ओके, तो सबसे पहले जो हमने क्वेश्चन किए थे वो देख लेते हैं एक बार। तो ये आपकी एक्सरसाइज है और इसमें ये क्वेश्चन नंबर 1 हम कर चुके हैं। अब इसमें हमें देखना है कि ये क्वेश्चन नंबर 2 जो है ये कैसे होगा, और उसके बाद जो मीन वैल्यू थ्योरम के क्वेश्चन है वो कैसे होंगे। ओके, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो मीन वैल्यू थ्योरम का कॉन्सेप्ट है उसे डिस्कस कर लेते हैं। उससे आपका रोल्स का जो कॉन्सेप्ट है वो भी डिस्कस हो जाएगा। चलो, तो यहां पर हम लिख लेते हैं लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम। लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम, ये आपकी लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम है। ठीक है, अब ये क्या होगा, जैसा कि वो पहले वाली थ्योरम थी बिल्कुल उसी तरीके से है कि आपके पास एक एफ फंक्शन होगा। पहले भी देखा था हमने, एफ एक फंक्शन था हमारे पास, और कहीं ना कहीं से वो भाई डोमेन और कोडोमेन उसकी होगी। तो सपोज करो ए से बी ये सब्स्टिट्यूट करेंगे आप, और आंसर में आपको रियल नंबर मिल रहा है। ये आपका कोई फंक्शन है एफ एक्स, जिसको हमने पिछली वीडियो में एफ एक्स बोला था, तो इसको हम एफ एक्स मान लेते हैं। अब ये एफ एक्स जो है वाई इज इक्वल टू एफ एक्स जो हम लेकर चल रहे हैं फंक्शन, कुछ कंडीशन होंगी इसमें। पहली कंडीशन क्या है कि एफ एक्स जो है आपका, ये एफ एक्स वो कॉन्टिन्यूस होना चाहिए, कॉन्टिन्यूस। ठीक है, लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम तभी काम करेगी जब वो आपका जो फंक्शन है ये कॉन्टिन्यूस होगा। और इसी तरीके से रोल्स थ्योरम का भी है कि रोल्स थ्योरम में भी अभी तक बिल्कुल सेम है कि एक फंक्शन होगा जो ए बी से, इंटरवल ए बी से रियल नंबर पर डिफाइंड होगा, और वो फंक्शन आपका कॉन्टिन्यूस होना चाहिए। मतलब जब उस फंक्शन का ग्राफ बनाओगे तो वो ग्राफ टूटना नहीं चाहिए। कहाँ से कहाँ तक? ऑन क्लोज इंटरवल ए बी। तो जो ये हमारे पास ए बी है, इसके अंदर ये ग्राफ आपका टूटना नहीं चाहिए, कॉन्टिन्यूस होना चाहिए। ऑलराइट, नंबर सेकंड, एफ एक्स जो है वो क्या होना चाहिए? डिफरेंशिएबल होना चाहिए, डिफरेंशिएबल होना चाहिए। एफ एक्स क्या होना चाहिए आपका? डिफरेंशिएबल होना चाहिए। मतलब आप उसका डिफरेंशिएशन निकाल पाएं, जो हमने सीखा हुआ है अभी डिफरेंशिएशन। तो आप क्या करेंगे, जो भी फंक्शन होगा उसका डिफरेंशिएशन निकालेंगे। लेकिन कहाँ से कहाँ तक? तो यहाँ ओपन इंटरवल आ जाता है ए बी, कि आपको ना तो ए पर चेक करना है डिफरेंशिएशन और ना ही बी पर चेक करना है। बस आपको चेक कहाँ पर करना है? ए और बी के बीच में चेक करना है। ठीक है, इन सारे पॉइंट्स पर। तो यहाँ तक वही रोल्स ने भी यही बताया था, कॉन्टिन्यूस होना चाहिए, डिफरेंशिएबल होना चाहिए। अब यहाँ पर जो रोल्स थ्योरम है, उन्होंने तीसरी कंडीशन बताई थी कि ये जो दोनों पॉइंट्स हैं आपके ए और बी, ये जो दोनों पॉइंट्स हैं, इन पर जो फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे वो इक्वल आनी चाहिए। ओके, अब लैग्रेंजेस ने क्या कहा, लेकिन जब यहां पर ये एफ ए अगर इक्वल आ जाती है, पहले इसको समझ लेते हैं, अगर एफ ए इज इक्वल टू एफ बी आ जाती है तो हम कहते हैं कि रोल्स थ्योरम एप्लीकेबल। रोल्स के लिए 3 कंडीशन थी। ठीक है, लेकिन सपोज करो कॉन्टिन्यूस भी है, डिफरेंशिएबल भी है, लेकिन एफ ए और एफ बी दोनों अलग अलग आ जाते हैं। तो इस कंडीशन पे हम बोल देते हैं कि रोल्स थ्योरम नॉट एप्लीकेबल। ठीक है, रोल्स थ्योरम नॉट एप्लीकेबल। यहां से फिर लैग्रेंजेस का काम शुरू होता है। उसने कहा कि ठीक है भाई, अगर ये इक्वल नहीं है तो अब आप मेरी थ्योरम को अप्लाई कर सकते हैं, लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम। इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा अगर ऐसा होता है तब देयर एग्जिस्ट सम
सी। तो इन्होंने कहा कि अगर ऐसा होता है कि एफ बी एफ ए एफ बी के बराबर नहीं आता है तो अब कोई सी मिलेंगे, एक भी हो सकता है ये सी और ये बहुत सारे भी हो सकते हैं। ये कहां पर होंगे? ए और बी के बीच में होंगे, बिलोंग्स टू ए और बी। ये जो 2 पॉइंट्स हैं हमारे पास, इन दोनों के बीच में ये सी पॉइंट होगा आपका, एक भी या एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। तब उन्होंने कहा कि इस सी पर जब आप इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, जब इस सी पर आप इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो इसका आंसर जो है वो ये आएगा, एफ बी माइनस एफ बी माइनस एफ ए डिवाइड बाई बी माइनस ए। ये खत्म हो गई आपकी लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम। इसको नॉर्मली हम क्या बोलते हैं? मीन वैल्यू थ्योरम बोलते हैं। तो MTV भी इसको बोला जाएगा, MVT। तो बात समझ में आ गई होगी। एक बार और रिपीट करते हैं। लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम, f एक फंक्शन होगा जो a b से रियल नंबर पर डिफाइंड होगा, y इज इक्वल टू fx जिसको बोला हमने। अगर ये कॉन्टिन्यूअस है क्लोज इंटरवल a b पर, कहीं भी नहीं टूट रहा है, और ये डिफरेंशिएबल है a b पर, और फिर हमने देखा एफ ए और एफ बी की वैल्यू अलग अलग आ रही है, तो फिर लैग्रेंजेस ने कहा कि सी एक नंबर होगा जो ए और बी के बीच में होगा, जब उस पर डेरिवेटिव निकालेंगे तो उसका आंसर एफ बी माइनस एफ ए डिवाइड बाई बी माइनस ए आ जाएगा। ओके, रोल्स ने क्या कहा था? रोल्स ने बस इतनी सी बात कही थी, अगर एफ ए और एफ बी बराबर होते हैं तो एक सी मिलेगा, एक या एक से ज्यादा, और उस पर जब डेरिवेटिव निकालेंगे तो वो इक्वल टू 0 आ जाएगा। यहां तो लिखा हुआ है एफ बी माइनस एफ ए डिवाइड बाई बी माइनस ए, लेकिन वहां पर रोल्स के अकॉर्डिंग क्या होगा? ये 0 आ जाएगा। ओके, चलो अब हम थोड़ी सी चीजों को समझ लेते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 2 उसने बोला है कि रोल्स थ्योरम एप्लीकेबल है या नहीं। 2 तरीके के क्वेश्चन बनते हैं हमारे, एक वेरीफाई वर्क करने वाला, वेरीफाई में बस हमें सी निकाल कर दिखाना होता है कि वो सी ए और बी के बीच में आ जाना चाहिए बस। ओके, और एप्लीकेबल के लिए वो तीनों कंडीशन होनी चाहिए बस, और क्या है। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट लेते हैं, इसी से आपको ये पूरा क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट, 2 का फर्स्ट पार्ट लिया हमने। यह है आपका एफ एक्स इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, और x उसने बोला है x बिलोंग्स टू 5 to 9। ठीक है, अब यहां पर देखो आपको समझना होगा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के बारे में। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, इसको ये दिखाना है आपको कि ये एप्लीकेबल है या नहीं रोल्स के लिए। तो पहले क्या है, ये फंक्शन जो है आपका, ये जो है जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, ये कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए, डिफरेंशिएबल होना चाहिए, और फिर इन दोनों पॉइंट्स पर इसकी वैल्यू बराबर होनी चाहिए। तो सबसे पहले चेक करना है क्या ये कॉन्टिन्यूअस है या नहीं। तो इसके लिए आपको इसका ग्राफ बनाना पड़ेगा। तो सबसे पहले ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन किसे बोलते हैं? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हमने सीखा था कि इसके अंदर अगर कुछ भी वैल्यू पुट करते हैं तो आंसर में आपको इंटीजर मिलता है, और वो भी बड़े से बड़ा। सपोज करो मैंने 1.7 पुट किया, तो ये कह रहा है कि अपने से छोटे जो नंबर्स होंगे उनमें सबसे बड़ा इंटीजर वो क्या हो जाएगा भाई? 1 हो जाएगा। इससे छोटे नंबर्स में, है ना, एक लाइन और बना लेते हैं जिससे और अच्छे से समझ में आएगी। 0, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4। तो 1.7 यहाँ पर होगा लगभग। ठीक है, तो इससे छोटे ये सब इंटीजर्स हैं, तो इनमें सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? 1, इसलिए यहाँ पर आंसर कितना आ गया? 1। सपोज करो मैंने लिखा 2.3, समझ गए आप? तो 2.3 लगभग यहाँ पर हो जाएगा। इनसे छोटों में सबसे बड़ा नंबर कौन सा होगा? 2, तो आंसर इज 2। ऑलराइट, और अगर डायरेक्टली इंटीजर ही नंबर पुट कर लेते हैं, सपोज करो 3 आ गया यहाँ पर, तो उसका आंसर आपको 3 ही मिलेगा, वो इंटीजर ही मिलेगा। तो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इस तरीके से वर्क करता है। अब अगर इसका डायग्राम बनाते हैं तो डायग्राम देखो किस तरीके से बनेगा आपका ये। तो डायग्राम में ये 0, इसको मान लेते हैं 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, यहाँ पर 4, ऐसे इधर मान लेते हैं 1, 2, और यहाँ पर ये 3। ठीक है, इसका हम डायग्राम बनाते हैं। तो जैसे ही हम 0 पुट करेंगे, ये 0 है आपका, तो 0 पर तो 0 ही मिलेगा।
भाई इंटीजर अगर पुट करेंगे तो आंसर इंटीजर ही मिलेगा, तो यहाँ पर 0 पर ये 0 आंसर हो गया है। और जब हम 0.1 0.2 0.3 रखेंगे, जब हम 0.1 रखेंगे तो आंसर इज 0, समझ गए हो? तो यहाँ पर आंसर 0 मिल जाएगा। ओके, 0 का मतलब y की वैल्यू मिलेगी, आंसर में y मिलता है। तो यहाँ जितने भी एलिमेंट्स आप पुट करेंगे उन पर सब पर ये आपका 0 आंसर मिलेगा। और जब 1 रखोगे आप, जैसे ही आपने ये 1 रखेंगे, जैसे आप ये 1 रखेंगे तो आंसर कितना मिलेगा आपको? 1 मिलेगा। तो 1 ये रहा भाई। मुझे पूरी उम्मीद है 12th क्लास के स्टूडेंट हो आप, ग्राफ की नॉलेज तो होगी। जो पुट करते हैं आंसर में y मिलता है, पुटिंग हम x करते हैं और आंसर में y मिलता है। तो जैसे ही हमने 1 पुट करा तो आंसर में 1 ही मिल गया। ओके, क्योंकि यहाँ पर अगर 1 पुट करेंगे तो आंसर इज 1। ठीक है, अब जैसे ही 1 पॉइंट समथिंग कुछ भी पुट करेंगे, 1 पॉइंट समथिंग, जैसे 1.1 1.2 1.3 अगर पुट करेंगे, जैसे 1.7 करा तो 1 ही मिलेगा। तो कुल मिलाकर यहाँ के जितने भी पॉइंट्स है, ये जैसे ही पुट करेंगे तो आंसर में आपको ये 1 ही मिलेगा। तो 1 का यहाँ ऐसे करके ग्राफ बनाएंगे तो ये 2 तक पहुँच जाएगा। लेकिन जैसे ही आप 2 पुट करेंगे तो फिर आपको 2 नहीं मिलेगा, यहाँ पर गैप बन गया है 2 पर। जैसे ही हमने 2 पुट किया तो आंसर में हमें 2 मिलेगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि इतनी बात आपको समझ में आ रही होगी। जब 2 से 3 के बीच के 2.1 2.3 2.4 ये पुट करेंगे तो आंसर आपको 2 ही मिलेगा। और 3 पर ये जंप करेगा, 3 पर आपको यहाँ फिर ये ऊपर पहुँच जाएगा, 3 आंसर मिलेगा। समझ गए? तो कुल मिलाकर 1 लाइन, फिर 2 लाइन, फिर 3 लाइन, फिर 4 लाइन, इस तरीके से इसका ये ग्राफ बनता जाएगा। समझ गए हो? अब ये ग्राफ किसका है? ये है ग्राफ आपका fx इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ऐसे करके इसका ग्राफ है। फिर आपसे पूछते हैं क्या रोल्स थ्योरम एप्लीकेबल होगी? तो आप कहेंगे कॉन्टिन्यूअस है, चेक करो जरा कॉन्टिन्यूअस है या नहीं। क्या ये ग्राफ आपको कॉन्टिन्यूअस लग रहा है? यहां पर गया कूद गया, यहां पर गया जंप लगा दिया, समझ रहे हो? तो इसका मतलब तो क्या है? ये जंप लगा के चल रहा है। कॉन्टिन्यूअस का मतलब क्या है? लगातार, पेन उठना ही नहीं चाहिए आपका। तो इट मीन्स बाय द ग्राफ इट इज क्लियर दैट इट इज नॉट कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। तो हम कह सकते हैं सिंस fx इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इज नॉट कॉन्टिन्यूअस। जब ये कॉन्टिन्यूअस नहीं है, अब अगर ये कॉन्टिन्यूअस नहीं है तो फिर क्या होगा? ये डिफरेंशिएबल भी नहीं होगा। डिफरेंशिएबल इज नॉट डिफरेंशिएबल। ठीक है, तो जब ये कॉन्टिन्यूअस नहीं है तो हम पहली प्रॉपर्टी फॉलो नहीं हो रही, जो यहां पर लिखी हुई है पहली प्रॉपर्टी फॉलो नहीं होगी। तो इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि रोल्स थ्योरम, देयरफॉर रोल्स थ्योरम नॉट एप्लीकेबल, नॉट एप्लीकेबल, नॉट एप्लीकेबल। ठीक है, शॉर्ट, इन शॉर्ट में क्या समझाना चाह रहे हैं? ये आपका क्वेश्चन था, ये आपका क्वेश्चन था। उसने बोला था क्या ये एप्लीकेबल है या नहीं रोल्स के लिए। हमने इसका ग्राफ बनाया, ग्राफ पे हमने देखा ये कॉन्टिन्यूअस नहीं है। और रोल्स थ्योरम के लिए क्या होना चाहिए? कॉन्टिन्यूअस, डिफरेंशिएबल और दोनों वैल्यू बराबर होनी चाहिए। तो पहली सिचुएशन नहीं बन रही तो हमने उसी में मना कर दिया, दूसरी सिचुएशन पे जाने की भी हमें जरूरत नहीं है। ओके, अब इसी तरीके से दूसरा क्वेश्चन भी देखो आप, ऐसा ही है। दूसरा भी यही है, fx इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ठीक है, और ये कहां से कहां तक है? -2 से 2 तक। अच्छा, ये कहां से कहां तक था भाई? 5 से 9 तक। तो मैंने थोड़ा सा यहां पर करेक्शन कर देना है आपको, 5 से, मतलब आगे यहां 5 से लेके चलना है। समझ गए आप? समझ गए होंगे, इतनी बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी कि ये इंटीजर जो पहले क्वेश्चन में दे रखा है ये 5 से 9 तक दे रखा है। तो अभी हमने कहां से लिया है? 0 1 2 है ना, ये लेके चलें। तो आप यहाँ 5 से लेकर चलना उसको, तब इसका ग्राफ बना देंगे तो वो ठीक बैठ जाएगा। इसी तरीके से जब सेकंड वाला क्वेश्चन को देखेंगे तो सेकंड वाले में क्या है? -2 से 2 तक। तो अब क्या करेंगे? थोड़ा सा पॉइंट पीछे ले लेंगे, -1 -2, ओके, वहां से इसको ग्राफ ड्रॉ कर लेंगे। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि बात समझ में आ गई होगी। तो आप दोनों कंडीशन में बता सकते हैं कि ये भी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, ये भी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, और ये दोनों के दोनों क्या करते हैं? जंप करते हैं। जंप करते हैं तो इसका मतलब ये कॉन्टिन्यूअस नहीं है, और जब ये कॉन्टिन्यूअस नहीं है तो रोल्स थ्योरम एप्लीकेबल नहीं होगी। ओके, अच्छा भाई, अब दूसरा क्वेश्चन जो है, इसका जो तीसरा पार्ट है, अगर उसे हम करते हैं तो सेकंड का जो थर्ड पार्ट है
उसे देखते हैं कि ये एप्लीकेबल है या नहीं है। तो ये है हमारे पास, ये है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 और x जो है आपका वो 1 से 2 के बीच में डिफाइंड है। ओके, अब यहां से हम देखेंगे कि भाई एफ एक्स जो है वो क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 है और ये क्या है, एक पॉलिनोमियल है। अब पॉलिनोमियल का ध्यान रखना है, पॉलिनोमियल हर जगह कॉन्टिन्यूअस होती है। तो हम कह सकते हैं पहला कि सिंस एफ एक्स इज पॉलिनोमियल, तो ये क्या है, वो पॉलिनोमियल है। और पॉलिनोमियल को हम क्या बोलेंगे, कॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस एवरीवेयर, एवरीवेयर, हर जगह कॉन्टिन्यूअस है। जब एवरीवेयर कॉन्टिन्यूअस है इसका मतलब एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस ऑन क्लोज इंटरवल 1 2। बात समझ में आ गई होगी भाई। जब हर जगह कॉन्टिन्यूअस कह रहे हैं तो 1 से 2 पर क्या दिक्कत है हमें। तो पहली सिचुएशन क्या है कि ये जो फंक्शन है आपका वो कॉन्टिन्यूअस हो गया। दूसरी सिचुएशन, दूसरी में क्या है, हमें इसका डेरिवेटिव चेक करना होता है। तो आप सिंपली क्या करना, आप उसका डेरिवेटिव निकाल लेना, एफ डैश एक्स, ठीक है, एफ डैश एक्स लिखा हुआ है भैया, एंड इट इज इक्वल टू, जब इसका डेरिवेटिव करेंगे तो ये हो जाएगा 2x। यहाँ पर जब इसका डेरिवेटिव करोगे एक्स स्क्वायर का 2x और यहाँ पर 1 का 0 हो जाएगा। तो ये आ गया है। अब आपको ये देखना है कि ये जो 2x की वैल्यू है क्या 1 और 2 के बीच में वैलिड है या नहीं, इनफाइनाइट तो नहीं आ रही है। तो अब अगर इनके बीच के कोई भी नंबर रखेंगे 1.1, 1.2, 1.3, 1, तो इसकी वैल्यू निकलेगी जरूर। जैसे 1.1 रखा तो कितना आ जाएगा, 2.2 आंसर आ जाएगा। समझ गए होंगे आप बात, बस ये इनफाइनाइट नहीं आना चाहिए आपका। तो हम कह सकते हैं सिंस इंप्लाइज दैट या देयरफॉर एफ डैश एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल ऑन ओपन इंटरवल 1 2। ठीक है, दो चीजें क्लियर हो गई है। अब तीसरी चीज क्या है, तीसरी चीज है रोल्स की अगर बात कर रहे हैं तो पॉइंट पर वैल्यू एफ ए की वैल्यू और एफ बी की वैल्यू निकालना। एफ ए क्या है आपका पहला वाला पॉइंट, पहला पॉइंट क्या है हमारा 1 और दूसरा पॉइंट क्या है हमारे पास 2। तो एफ ए पहला पॉइंट 1, इट इज इक्वल टू, यहां पर रखो देखो तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस 1, आंसर इज 0। एफ बी कितना है भाई 2 एंड इट इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर माइनस 1, इट इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर माइनस 1 कितना हो जाएगा 4 माइनस 1 3। समझ रहे हो, इसका मतलब F1 जो है वो नॉट इक्वल है F2 के। बात क्लियर, अच्छे से क्लियर हो गई होगी। तो अब जब ये एफ ए नॉट इक्वल टू, सिंस एफ ए नॉट इक्वल टू एफ बी है, तो हम कह सकते हैं रोल्स थ्योरम नॉट एप्लीकेबल, नॉट एप्लीकेबल इंप्लाइज दैट रोल्स थ्योरम नॉट एप्लीकेबल। बात समझ में आ गई है। अब ये क्वेश्चन जो है यहां तक कंप्लीट हो गया है आपका, लेकिन जब आप अगला क्वेश्चन करेंगे जो इसका सबसे लास्ट का क्वेश्चन है, वहां पर ये फिर मिलेगा। वहां पर हमें चेक करना होगा कि ये लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम क्या एप्लीकेबल है या नहीं। तो यहां पर लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम अप्लाई हो जाएगी आपकी, ठीक है। वो आप क्वेश्चन फिर वहां पर खुद अटेम्प्ट कर लेंगे। हमने देखा यहां पर इस क्वेश्चन में ये कॉन्टिन्यूअस भी है, डिफरेंशिएबल भी है, फिर एफ ए एफ बी के बराबर नहीं है, तो फिर यहां पर मीन वैल्यू थ्योरम एप्लीकेबल हो जाएगी। ओके, मीन वैल्यू थ्योरम क्या बोलती है हमें, मीन वैल्यू थ्योरम बोलेगी कि एफ डैश सी इज इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए डिवाइड बाई बी माइनस ए। एफ डैश सी इज इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए डिवाइड बाई बी माइनस ए। ओके, तो यहां पर इसकी वैल्यू रख देंगे हम, यहां इसकी वैल्यू रख लेते हैं। ये हो जाएगा एफ बी कितना है हमारे पास 3 बाई, एफ बी 3 है, और एफ ए कितना आया हमारे पास 0, बी कितना है हमारे पास 2 और ए कितना है हमारे पास 1। ओके, ये चारों वैल्यू भाई, एफ बी ये रहा, एफ ए ये रहा और ए और बी ये रहा, ये रखती वैल्यू।
अब एफ डैश सी निकालना। एफ डैश कितना है, देखो एफ डैश हमने ये निकाला था, ये रहा एफ डैश एक्स है। अगर एफ डैश सी की बात करें तो एक्स की जगह सी रख देंगे आप, तो ये हो जाएगा 2c। तो यहाँ पर ये 2c हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2c इज इक्वल टू 3 डिवाइड बाई 2 में से एक जाएगा, एक बचा, और c इज इक्वल टू कितना 3/2 एंड इट इज इक्वल टू 1.5। बात समझ पा रहे हो। अब ये जो c हमें चेक करना होता है कि ये a और b के बीच में आया नहीं। तो देखो ये बिलोंग्स टू a और b, ये रहा भाई 1 2, तो ये 1 और 2 के बीच में भाई, यहाँ पर ये 1 है और यहाँ पर ये 2 है, तो 1.5 तो बीच में होगा ना इसके 1.5। बात क्लियर। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी, लेकिन वीडियो थोड़ी सी आगे बढ़ती जा रही है, लंबी होती जा रही है। तो इसमें जो लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम के जो क्वेश्चन है आपके, ये आज भी नहीं हो पाए हैं। ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 4, ये जो बाद वाले क्वेश्चन है ना, ये चलो अगली वीडियो में कर लेते हैं, ठीक है। अब कमेंट करके मुझे बताना कि रोल्स थ्योरम और लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम का जो कॉन्सेप्ट है वो आपको समझ में आ गया है नहीं। और अगर आपने रोल्स थ्योरम इसमें समझ में नहीं आई है तो इससे पहली वाली जो वीडियो है वो ज़रूर देख लेना, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक मिल जाएगा। इस वीडियो में इतना ही। गॉड ब्लेस यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।